हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका मेरा YouTube चैनल SRG इन्फो पर। आज हम कवर करेंगे हमारे सब्जेक्ट राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। इससे पहले टॉपिक्स में हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में सुना था और उसके बाद हमने क्रांतिकारियों के बारे में सुना। आज हम बात करने वाले हैं हमारे किसानों के आंदोलनों के बारे में। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण छोटे मोटे उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में भी असंतोष बढ़ता चला गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न तरीके के किसान आंदोलन हमारे सामने आने लगे। आज के टॉपिक में हम उन्हीं तरीके के कुछ किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला आंदोलन है बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन अगर हम करते हैं तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण अगर हम बात करें तो 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक का रहा। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जो 1923 ईस्वी तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 में समाप्त हुआ। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकानों के हजारों किसानों एवं मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासकों को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चवरी नाम से लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, कुछ साक्ष्यों में तो ये 5 रुपए भी लिखा हुआ है, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियासतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उनके स्थान पर उनका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता सीता दामदास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया और अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया।
1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, उनके हालात जस के तस थे। इस हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण अब प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। हमने पिछले पोस्टकास्ट में विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ा था। अब विजय सिंह पथिक के बारे में, अब इस आंदोलन में उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्य लाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदर्शों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से भी परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों में बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया था। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। शनै शनै स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उनके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियासतें दी गई थी। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। उधर असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ समझौते के प्रति उदासीन हो गए और बिजोलिया के जागीरदारों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा।
मार्च 1927 ईस्वी में किसान की पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस बहस से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल तो आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया और किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई, और इस प्रकार से यह आंदोलन यहाँ पर समाप्त हुआ। आइए आगे बात करते हैं अगले किसान आंदोलन बेगू किसान आंदोलन के बारे में, जो कि मेवाड़ में 1921 ईस्वी में हुआ। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लागबाग, बैठ बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। बेगू के किसान 1921 में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलाबारी से शहीद भी हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के ठिकानेदारों ने किसको से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, इसे हमने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। आइए आगे बात करते हैं भरतपुर किसान आंदोलन की। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गूजर, अहीर एवं मेव कमोबेश शासन हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार किया गया, जिससे आंदोलन वहीं समाप्त हो गया। आइए आगे बात करते हैं मेव किसान आंदोलन की। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकारों ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजुजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 ईस्वी में मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का भी समाधान किया गया। आइए आगे बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन एवं नीमू चाणा हत्याकांड की। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचाड़ा गांव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद, गहरा व व्यापक की संज्ञा दी। अतः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। आइए आगे बात करते हैं बूंदी राज्य में किसान आंदोलन की। बिजौलिया और बेगू के किसानों के
समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें लगभग 25 बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। परिणामतः अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार आरंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव के किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी का प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग को बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतया संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 ईस्वी में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडौली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में सख्ती का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। आइए आगे बात करते हैं जयपुर राज्य में किसान आंदोलन की। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में शेखावाटी, तोरावाटी, सांभर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए। वह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकानों में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि जमीन पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। अब जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 ईस्वी में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी क्षेत्र में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934
किसानों द्वारा किए गए भाषणों में ठिकानों की नीति की कटु आलोचना की गई थी। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहारों के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कूदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टीकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई थी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकानों को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ानाऊ, हरू सिंह पतलाना, गौरू सिंह कतराठल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा और लेखराम कसवाली आदि। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डूंडलोड, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इस प्रकार डूंडलोड के ठाकुर ने जय सिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया। प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराएं। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया को आरंभ हुई, जिसमें शेखावटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। आइए आगे बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांभर परगनों तथा शेखावटी से लगे क्षेत्रों के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्हें परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण को अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आईं। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर कटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधाकिशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछुआ, बंशीधर पुरोहित, हरिरांद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे।
और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया, जिससे गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। आइए बात करते हैं हमारे आज के आखिरी किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा में अधिवेशन तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी को विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागे विद्वान थी। किसानों से जागीरदार बिगाड़ लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखीं, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूध वाखारा गांव चूरू के पास के आंदोलन का भी एक विशेष स्थान है। पुलिस ने यहां खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये सन 1945 की बात है। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे। 2 बार और जेल की यात्रा की। अंततोगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। 4 जनवरी 1948 ईस्वी में यद्यपि दूध वाखारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर भी पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिसमें अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय बीकांगड़ के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कागड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्या भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी है। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा।
तो दोस्तों, आज हमने हमारी इस पॉडकास्ट में बात की राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में कि वो किसान आंदोलन क्यों हुए और उनकी वजह क्या थी, कितने आंदोलन सफल हुए, कितने आंदोलन असफल हुए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा भाग राजस्थान के इतिहास में है। इसी तरीके के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से राजस्थान के इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। मैं प्रशांत आप लोगों का इस पॉडकास्ट सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।